टेक करता है उसको क्या बोलते हैं। अच्छा अच्छा, जी जी। और मतलब अभी तो हमने एक बायो मिनट पढ़ी नहीं ना, सर। अभी तो आपने बायो का क्वेश्चन बताया, कोई बात नहीं, करेंगे उसको। और ये भी था मतलब केमिस्ट्री के ये भी थे कि कुछ सब्सटेंसेस को फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेसिस पे अरेंज करना है। अच्छा तो मैंने ऑक्सीजन, वाटर और फिर शुगर वाला किया था। अच्छा और प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बनी हुई होती है, रेट ऑफ डिफ्यूजन फास्टेस्ट किस में होता है, और एनिमल सेल में क्या होता है क्या नहीं होता, और पुअरली डिफाइंड न्यूक्लियर रीजन को जो प्रोकैरियोटिक सेल में होता है उसको क्या बोलते हैं। जी जी जी। प्रोकैरियोटिक आई थी, यूकैरियोटिक आई थी? सर दो प्रोकैरियोटिक था वो, प्रोकैरियोटिक, ओके। तो न्यूक्लियोइड था आंसर। सर ओके एक्सक्यूज मी तो सर। हाँ जी बेटा बताइए। सर मेरा भी आज था एमसीक्यू बेस्ड। ओके, आई गेस यू दशमी, राइट? यस सर। हाँ जी बेटा दशमी बताओ, कैमरा ऑन कर लो बेटा। प्रीटी हार्ड हार्ड था सर। मतलब प्लाज्मा स्टेट और बोस आइंस्टाइन के भी क्वेश्चंस थे कुछ कुछ एमसीक्यू में। अच्छा, आप आईसीएससी तो नहीं हो? यस सर। नो सर सीबीएसई है, पर हमारे आई डोंट नो हमारी बुक से ना वो एमसीक्यू बेस्ड थे ही नहीं, कुछ कुछ तो बाहर से थे। लाइक जैसे? जैसे एक क्वेश्चन था द स्टेट ऑफ मैटर व्हिच कंसिस्ट ऑफ सुपर एनर्जेटिक पार्टिकल्स इन द फॉर्म ऑफ ionized gases is called। वो साइंस ऐसे स्टेट होती है क्वेश्चंस ना। थे। हाँ तो ये क्वेश्चंस आपको ऑफ कोर्स, अब वही है कि देखिए हम तो 9th के सिलेबस के हिसाब से पढ़ा रहे थे, समझ रहे हो आप, इसलिए मैंने प्लाज्मा और बोस आइंस्टीन दोनों नहीं पढ़ाए आपको। लेकिन अब क्यों आपके टीचर्स दे रहे हैं आपके यस सर। सिलेबस में, आप देखो अगर आप 9th के स्टैंडर्ड की बुक अगर पढ़ते हो तो उसमें वहां पे आपको नहीं दिखेगा ये, आपको आपकी बुक में दिख रहे हैं, बताइए। नो सर, पर पता नहीं कुछ कुछ क्वेश्चंस तो सच में थे डिफिकल्ट। हाँ ऐसे जब क्वेश्चंस ऑब्वियसली थे। बात है, जब आपने पढ़ा ही नहीं है तो फिर कैसे कर पाओगे। लेकिन हाँ ये चीज है कि टीचर्स को ये चीज सोचनी चाहिए कि जो चीज सिलेबस में उस हिसाब से पढ़ाया जाए तो ज्यादा बेटर होता है ना। तो बट और उसके अलावा, यस सर। उसके अलावा कोई सर क्वेश्चन? जैसे पिछली बार हमारा बायो का भी, हाँ बायो का भी टेस्ट था हमारा एमसीक्यू बेस्ड, उसमें भी मतलब एनसीईआरटी से जो था एनसीईआरटी का नहीं दिया था। जैसे मियोसिस और माइटोसिस इतने नहीं थे, पर अंदर से दे रखा था वो भी बेटा ये एमसीक्यू तो आपके बेस्ड में सिलेबस में है बायो के। ना, ये तो आपके सिलेबस में है मियोसिस और माइटोसिस पर सर तो। यस सर हाँ जी। उसमें टिश्यू के उसमें दे रखा था हाँ तो ऑब्वियसली बात है, चैप्टर। उसी उसी सेंस में होता है मियोसिस माइटोसिस का मतलब ही वही है। कोई नहीं, हो सकता है कि कुछ चीजें रह गई हों यस पढ़ने में सर। आपसे, तो वो ठीक है। ये बताइए कि ये जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं इसमें से क्या क्या चीजें आई थी बेटा? भूमिका आप भी और दशमी आप भी दोनों बताओ। सर सर इसमें से एक तो इवापोरेशन का आया था, ठीक है, पढ़ लिया आपने। सर बॉइलिंग, रेट यस ऑफ सर बॉइलिंग का भी आया था। लेट दशमी कंप्लीट फर्स्ट, फिर भूमिका आप बोलना। हाँ जी जी दशमी, बॉइलिंग आया था और सर 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 बॉइलिंग का आया था और मेल्टिंग का भी आया था। दैट सॉलिड चेंजेस इनटू लिक्विड इन व्हिच फॉर्म, ये वाला भी आया था। और डिफ्यूजन का भी आया था। ओके, डिफ्यूजन तो अभी हमने पढ़ा नहीं है, वैसे और डिफ्यूजन बाद में होगा। हाँ जी। यस सर। हम्म, और व्हाट इज ड्राई आइस, ये भी आया था। ओके। आईएएस अगर आपको देख रही है तो और मैंने एक व्हिच आपको वन इज दिखाई अ, भी थी, है ना, एक अभी मैंने आपको यस जस्ट सर, और मैंने लेटेंट दिखाई हीट का भी आया था। थी। ओके, लेटेंट हीट आया था। हाँ तो लेटेंट हीट यस शायद सर, हमने लेटेंट लास्ट हीट का लेक्चर में आया पढ़ा था। था, है ना। ये सब ड्राई आइस है जो देख रहे हो यस आप, सर, वो तो ठीक एग्जांपल है। ड्राई आइस के। हाँ जी, सब्लिमेशन का एग्जांपल होता है ड्राई आइस। जी हाँ बेटा भूमिका बोलिए, यस शाबाश जल्दी सर, से। सर और सबलाइन सब्सटेंस का भी आया था। अच्छा। व्हिच वन इज अ सबलाइन सब्सटेंस। वही है, सब्लिमेशन ही होते हैं सारे। ऐसे एमसीक्यू क्वेश्चन थे। ठीक है, हाँ बेटा भूमिका आप यस बोलो। सर। सर एक्चुअली हमारी टीचर ने सारा नहीं कराया था, तो एनसीईआरटी के पेज नंबर 1 से 6 पे जो क्वेश्चन आंसर हैं वहीं तक भेजा था। तो उसमें गैस के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और
कि गैस हैज डेफिनेट शेप, डेफिनेट वॉल्यूम, और इट हैज है या नहीं है उसमें। और ये सब क्वेश्चंस हैं आपके जो आप बोल रहे हो? यस सर। ये सारे के सारे क्वेश्चंस हैं आपके। सर व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज मिनिमम स्पेसेस अमंग द पार्टिकल्स वाला भी था। हाँ तो ऑब्वियसली बात है सॉलिड्स। यस सर। वही मतलब आप देखो, जहाँ तक अभी मैं बात करूँ इस टॉपिक से, जो क्वेश्चन जैसे दशमी ने प्रॉपर्टी बताए हैं ऑफ ये, मैटर भी था। हाँ जैसे दशमी ने बताए हैं आपने बता रहे हो, तो मेरे ख्याल से चीजें मिल रही हैं आपको, है ना। अभी हमें बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ने हैं, ऑब्वियसली बात है, अभी क्लास स्टार्ट हुई है आपकी, और आप लोग पहले से ही काफी चीजें पढ़ चुके होंगे। मे भी हो सकता है कि बहुत सारे बच्चों के लॉकडाउन के जस्ट बाद कोई एग्जाम हो, होम एग्जाम्स लाइक कुछ टेस्ट्स वगैरह, या हो सकते हैं कि वो दे के आ गए हों, या उनका कुछ ऑनलाइन हो रहा हो, तो मैं नहीं कह सकता। बट हाँ ये जरूर है कि मैं आप लोगों को आराम से पढ़ाऊंगा ऑफकोर्स, ठीक है। उसमें ये नहीं रहेगा कि मैं जल्दी जल्दी करूँ, ठीक है, क्योंकि मैं अपने हिसाब से जितना टाइम लेना है जिस टॉपिक में वो लेना है। जैसे अगर आपका ये टॉपिक है तो ये टॉपिक बस इस वीक चलने वाला है, इसमें जैसे क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद फिर ये टॉपिक आपका कंप्लीट है, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ स्विच करेंगे, ठीक है। सेकंड टॉपिक जो है आपका, तो बस यही है कि आप लोग अपना पढ़ते रहिए। क्वेश्चंस मुझे पूरी उम्मीद है कि थोड़ा सा हो सकता है लैंग्वेज कभी चेंज कर दे, उससे अगर आप कंफ्यूज हुए तो हुए, वैसे मुझे नहीं लगता कि टॉपिक के बाहर कुछ जाएगा। मतलब जितनी चीजें मैंने कवर कर ली हैं फिर वो मोर देन इनफ होगा, ठीक है। जैसे दशमी ने बताए हैं बहुत सारे क्वेश्चंस, तो लाइक लेटेंट हीट है, ड्राई आइस है ना, ये सारे के सारे आपको मैंने कराए हैं, तो वो चीज। चलिए शुरू करें। तो लेटेंट हीट का कंसेप्ट आप बहुत बेहतर से जानते हो, ठीक है। तो क्या किसी को जरूरत है कि मैं लेटेंट हीट को एक बार फिर से पढ़ाऊं, या आगे बढ़ सकते हैं हम लोग? से यस, अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको एक बार लेटेंट हीट फिर से बताता हूँ, और अगर क्लियर है तो फिर आगे बढ़ते हैं यार। सर जी सर फर्स्ट वाला ग्राफ समझा दो एक बार। फर्स्ट वाला ग्राफ एक बार समझा दे बेटा। फर्स्ट के लिए आपको सेकंड समझाना फिर पड़ेगा। सर सेकंड वाला पता है। सेकंड वाला, यस सर। ओके जस्ट अ मिनट। तो अगर आपको फर्स्ट वाला सेकंड वाला पता है तो फिर तो आसान हो जाएंगी चीजें। बेटा मैं सभी को म्यूट कर रहा हूँ ताकि कोई भी साउंड में प्रॉब्लम ना आए, ठीक है। हाँ जी देखिए ध्यान से, जो आप लोग कह रहे हो उसको करते हैं। अगर आप ये पढ़ना चाहते हैं पहले वाला, तो उसके लिए आपको एक चीज समझनी पड़ेगी, उसको मैं आपको समझा रहा हूँ, ध्यान से देखना। टोटल 92 स्लाइड्स हैं, ये पता आपको, और अभी भी 92 में कंप्लीट नहीं हुआ ये टॉपिक आपका, 92 स्लाइड्स भी कम पड़ रही है। चलिए बहुत मेहनत से बनाई गई है बेटा आप ही लोगों के लिए। देखो बेटा क्या हो रहा है, जैसे मान लो कि यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस था, तो 0 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई आइस है, तो जब हम आइस को हीट करेंगे, तो आइस को जब हम इस बार हीट कर रहे हैं तो वो आइस का टेम्परेचर बढ़ाने में एनर्जी यूज होगी, और लेट्स से कि वो आके घूम के आ गई कहाँ पर, 50 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, ठीक है। तो 50 डिग्री सेल्सियस में यहाँ पर आ गई, ठीक। अब यहाँ पे पॉइंट बी पे जब आ गई है, तो अभी भी ये जो देख रहे हो, ये जो ब्लू कलर की लाइन है, ये इस बात को शो करेगा कि जो एनर्जी है वो सिर्फ और सिर्फ किस में कंज्यूम हो रही है, टेम्परेचर को बढ़ाने में। लेकिन जब आप बी से सी की बात करोगे तो टेम्परेचर कांस्टेंट है। टेम्परेचर कांस्टेंट का मतलब क्या हुआ कि इस बार जो ये जो भी मटेरियल है, जो भी सॉलिड है, अगर मान लो अगर आप यहाँ पे बात करते हो कि आइस है, तो फिर आइस के लिए तो आपको यहाँ पे 100 डिग्री सेल्सियस लेना चाहिए। लेकिन अगर मान लो कोई नॉर्मल कोई मटेरियल है, तो हो सकता है वो 100 डिग्री सेल्सियस से पहले ही मेल्ट होना स्टार्ट हो जाए, तो वो चीज होगी। तो अगर हमने क्योंकि आइस का एग्जाम्पल है तो हम यहाँ पे 100 ही ले लेते हैं, कोई बात नहीं। तो जैसे 100 डिग्री सेल्सियस हुआ, तो 0 से 100 डिग्री सेल्सियस करने में जो एनर्जी यूज हो रही है वो सिर्फ टेम्परेचर इंक्रीज कर रही है। लेकिन अब अगर हम बात करेंगे जब बी से सी आते हैं, तो बी से सी में टेम्परेचर इंक्रीज नहीं हुआ, लेकिन आग तो अभी भी लगी हुई है ना, गर्म तो आप अभी भी कर रहे हो। तो इस बार क्या हुआ बेटा कि इस टाइम पे जो एनर्जी आप दे रहे हो वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज ना होके बल्कि किस में यूज हो रही है, फेज को चेंज करने में, ठीक है। यानी कि फेज के ट्रांसफॉर्मेशन में चेंज हो रही है। जैसे यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस का सॉलिड था, अब वो कन्वर्ट हो गया 100 डिग्री सेल्सियस के किसमें बताइए, लिक्विड में, एक तरह से ये मान लीजिए, है ना, समझ में आ गया। अब उसके बाद क्या है कि यहाँ से फिर आपको यहाँ पर जाना है। लेट्स से कि यहाँ पे टेम्परेचर मान लो कि 200 डिग्री सेल्सियस होगा, ठीक है। वो तो आप कोई भी अपने हिसाब से ले सकते हो समझने के लिए। तो अगर 200 डिग्री सेल्सियस है, तो
जब C से D आप देख रहे हो तो अभी जो हम एनर्जी दे रहे हैं हीटिंग कर रहे हैं, तो हीटिंग बढ़ाने के लिए। अभी जो हीटिंग हो रही है एनर्जी वो टेम्परेचर इंक्रीज करने में यूज हो रही है। लेकिन जब हम D से E पर जाएंगे तो अभी भी देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो गया, मतलब D पे भी 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है, E पे भी बेटा 200 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो इस पॉइंट पे क्या हुआ कि जो एनर्जी अब हम दे रहे हैं वो ऑफ कोर्स किस में यूज हो रही है, फेज को चेंज करने में, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये जो था ये 200 डिग्री सेल्सियस का बेटा लिक्विड था, कहाँ पर, पॉइंट नंबर D पर। लेकिन अब जब E पर आ गए तो E पे बेटा हो गया 200 डिग्री सेल्सियस का क्या, गैस हो गया, समझ में आ गया। और फिर F पे जब आ गए तो मान लीजिए और ज्यादा टेम्परेचर हो गया, 300 डिग्री सेल्सियस मान लेते हैं, फिर जब गैस बन गई फिर उसका अपना नेचर चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब आप समझो इसको, पहले वाले डायग्राम को समझो। देखो जब हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे कोई सॉलिड स्टेट थी, जब सॉलिड से अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर जब आ जाओगे आप, ठीक है, यहाँ पर जब आ जाओगे तो ये पूरी की पूरी जो स्टेट आप देख रहे हो ना ये अभी भी क्या है, ये भी सॉलिड है। बिकॉज सॉलिड इसलिए है बिकॉज टेम्परेचर कहीं पे भी चेंज नहीं हुआ भाई, बी पे भी और यहाँ पर इस पॉइंट पे भी, दोनों पे क्या होगा, सेम होगा, टेम्परेचर तो सेम होगा ना, क्योंकि लाइन जो देखो ये सीधा लाइन सीधी जा रही है, मतलब ये यहाँ पे लेट से अगर 50 डिग्री सेल्सियस भी है तो टेम्परेचर दोनों में सेम होगा। अब बस आपको ये समझना है बेटा कि अगर हम बात करें कि बी से अगर कभी हम सी पे आए, बी से कहाँ पर आए, सी पे, तो उस प्रोसेस को बोलते हैं मेल्टिंग। उस प्रोसेस को क्या बोल देंगे, मेल्टिंग। भाई सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है तो उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे, सॉलिड मेल्ट हो रहा है, ये तो बोलेंगे। लेकिन अगर आप वापस आओगे बेटा सी से बी पर तो उस पॉइंट को बोलते हैं फ्रीजिंग। क्या बोलते हैं, फ्रीजिंग। जैसे अगर आपको पानी को ठंडा करना है तभी तो बर्फ जमेगी, तो उस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं, फ्रीजिंग बोल देते हैं। आप समझ में आ गया। यस सर। लेकिन अब हो सकता है कि आपको ये ना समझ में आ रहा हो कि सर यहाँ पे सॉलिड और लिक्विड क्यों लिखा हुआ है ना, तो बेटा इसका आंसर भी मैं आपको दे चुका हूँ। लेकिन अगर आपको नहीं समझ में आता तो चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको फिर बताता हूँ। मुझे बस एक छोटी सी बात बता दो बेटा, जिसने भी ये पूछा था कि सर पहले वाला डायग्राम समझा दीजिए। आपसे बेटा मेरा सिंपल सा क्वेश्चन है बाबू, बस ये बताओ कि ए की बात करें और यहाँ पर अगर ये पॉइंट मान लीजिए कि बी है, तो अगर इनकी बात करें ए और बी पॉइंट की, तो इसमें जो स्टेट है वो सॉलिड है या फिर सिर्फ लिक्विड है या फिर दोनों है? सर बी। जी बी सर। बी मतलब नहीं मैं ये पूछ रहा हूँ कि ए से लेकर बी तक ये जो पूरा आपको दिख रहा है लाइन, इस पूरे में जो मटेरियल है, जो मैटर है, मैटर की स्टेज क्या हो चुकी है, सॉलिड हो चुकी है या सिर्फ लिक्विड हो चुकी है या फिर दोनों हो चुकी है? सर दोनों होगी ना, बिकॉज देखो जब टेम्परेचर कांस्टेंट होता है तो वो किस लिए यूज होती है एनर्जी, फेज को चेंज करने में। तो बेटा यहाँ पर सॉलिड भी होगा और यहाँ पे लिक्विड भी होगा, और यहाँ पर जो होगा यहाँ एकदम सॉलिड होगा बी पॉइंट पे। लेकिन जब आप ऐसे आ रहे हो, मूव कर रहे हो, तो बेटा सॉलिड हल्का 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 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में पिघलना शुरू करते करते बी पे आते आते पूरा का पूरा पिघल जाएगा। समझ में आया? तो इसलिए यहाँ पर पता क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे इसलिए देखो उन्होंने लिखा है सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड। क्लियर हो गया अब ये? यस क्लियर? अगर तो आप यस सर। यही लेटेंट हीट होती है ना, यही लेटेंट हीट हमने पढ़ी है। चलिए बहुत बढ़िया, जस्ट अ मिनट। ओके अब आगे बढ़ते हैं। जब आप आगे मूव करोगे बेटा, जब हम आगे चलते हैं मान लो सी पॉइंट की तरफ, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे आपको सिर्फ लिक्विड मिलेगा। और अगर लिक्विड मिल रहा है तो यहाँ पर ये पूरा होगा वही प्रोसेस चल रहा है, एनर्जी जो है वो टेम्परेचर को इंक्रीज करने में यूज हो रही है। लेकिन अब आप समझो पॉइंट डी से पॉइंट ई को, यहाँ पर बेटा फिर से क्या है, फिर से फेज जो है वो कांस्टेंट है। तो अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे लिक्विड भी एग्जिस्ट करेगा और यहाँ पे गैस भी एग्जिस्ट करेगी। समझ में आ गया? समझ में आ रहा होगा आपको, क्योंकि लेटेंट हीट वाला कंसेप्ट लग रहा है। बिकॉज यहाँ पर दोनों ही एग्जिस्ट करेंगे, लिक्विड यहाँ पर एग्जिस्ट करेगा और गैस यहाँ एग्जिस्ट करेगी, और यहाँ आते 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 फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स में लिक्विड जो है वो गैस में कन्वर्ट भी होता रहा होगा, है ना, ये भी चीज। अब आप देखो, अगर आप डी से बेटा कभी ई पर गए तो ये प्रोसेस कहा जाता है वेपराइजेशन। यानी कि अगर कभी लिक्विड को हमें किस में कन्वर्ट करना है, गैस में, तो ये प्रोसेस क्या बोला जाता है, वेपराइजेशन। हाँ बेटा, यहाँ जो हीट यूज हुई ना उसे बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। जैसे यहाँ जो यूज हुई थी वो थी लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग, समझ में आया? और यहाँ पर जो यूज हो रही है वो लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन है, समझ में आया? ऐसे ही अगर हम उल्टा प्रोसेस कर दें, मतलब गैस से अगर हमें वापस लिक्विड में आना है तो बेटा उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन प्रोसेस। तो यहाँ पर ये हो गई कंडेंसेशन। समझ में आ गया? डायग्राम क्लियर? बेटा अगर कभी लेटेंट हीट आपको पूछ दिया जाए मान लो, और अगर आपने ये दोनों के दोनों डायग्राम्स बना दी और लेटेंट हीट की डेफिनेशन लिख दी, टीचर की हिम्मत नहीं है काट दे, गारंटी है, वरना मेरे को लेके चलना, मैं पूछूंगा कि कैसे काट दिया आपने। समझ में? यस सर। बेटा इतना अच्छा अगर लिख दोगे तो टीचर खुद सोचने लगेगा कि यार अपने एग्जाम्स मैंने ऐसा नहीं लिखा था, खुद के अपने एग्जाम में।
समझ रहे हो? तो आपका कैसे काट देगा, हिम्मत ही नहीं है उसकी। ऐसा लिख दो एक बार कि टीचर आपका फैन हो जाए, बस और कुछ नहीं है। चलिए, तो अब ये आपको समझ में आ गया, आगे मूव करते हैं फटाफट, थोड़ा सा जल्दी करेंगे बिकॉज एनसीईआरटी के बहुत सारे क्वेश्चंस भी करने हैं आज हमें। ये देखो एक बार इसको समझ लो जल्दी से। यहाँ पर जो अभी हमने पहले वाले डायग्राम में बात करी है ना, उसी की बात करते हैं एक बार जल्दी से फिर से। अगर बेटा कभी सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू लिक्विड्स, सो दिस प्रोसेस इज नोन एज मेल्टिंग। यानी कि अगर सॉलिड कभी लिक्विड में जाएगा, कन्वर्ट होगा, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देंगे बेटा? मेल्टिंग। ये मेल्टिंग हो गया। और जिस टेम्परेचर पे कोई सॉलिड मेल्ट हो जाए कंप्लीटली लिक्विड में, उसको क्या बोलते हैं? मेल्टिंग पॉइंट। जी हाँ। ऐसे ही बेटा अगर लिक्विड से कभी सॉलिड में आपको कन्वर्ट होना है, तो इस प्रोसेस को क्या बोल देते हैं हम लोग? फ्रीजिंग। जी हाँ, इसको फ्रीजिंग बोल देते हैं। ठीक है, ये चीज हो गई जो आपको दिख रहा है यहाँ से। मतलब अगर लिक्विड से सॉलिड जाना है तो उसको फ्रीजिंग बोलते हैं। फिर क्या है, लिक्विड से अगर कभी आपको गैस में जाना है ना, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? अभी आप पढ़ के आए हो, दैट इज व्हाट? बॉइलिंग। दोनों हो सकते हैं, बॉइलिंग भी हो सकती है, वेपराइजेशन भी हो सकता है, कुछ भी बोल लो, है ना। जैसे यहाँ पे जो फ्रीजिंग हो ना, फ्रीजिंग का दूसरा नाम पता है क्या होता है? सॉलिडिफिकेशन। ठीक है, हाँ, फ्रीजिंग को दूसरे वर्ड्स में आप सॉलिडिफिकेशन भी कह सकते हो। जैसे वेपराइजेशन का दूसरा नाम क्या होता है? बॉइलिंग होता है। ठीक है, क्योंकि वेपर्स का फॉर्मेशन होना स्टार्ट हो जाता है, इसलिए वेपराइजेशन भी बोल देते हैं, वेपर स्टेट में आ जाती है। ठीक है, अच्छा, गैस को अगर हम वापस लिक्विड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसको कंडेंसेशन कहते हैं। बादलों का बनना इज अ प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन। ठीक है, जी हाँ। अच्छा, फिर अगर मान लीजिए हम बात करें कि सॉलिड जो है वो डायरेक्ट अगर गैस में कन्वर्ट हो रहा है, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? सब्लिमेशन कह देते हैं। ठीक है, उसको सब्लिमेशन हमने बोल दिया। अच्छा, एक चीज ध्यान रखना, सब्लिमेशन के एग्जांपल हमने देखे। ठीक है, जैसे ड्राई आइस है। अच्छा, एक बार पहले इसको कंप्लीट करते हैं, रुको। गैस से अगर वापस हम सॉलिड पे आएंगे तो उसको क्या बोल देंगे बेटा? उसको हम बोल देते हैं एंटी सब्लिमेशन कह देते हैं, या फिर कभी कभी डिपोजिशन भी बोल देते हैं। ठीक है, ये सारे के सारे आपको लिखे हैं। अब सब कुछ समझ में आ गया, पूरा चार्ट ही क्लियर है ना? यस सर। अब कौन सी स्टेट कब किस में कन्वर्ट होगी? अब आप देखो, यही 3 आपके सिलेबस में है, आपको प्लाज्मा और बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट नहीं पढ़ना है। ठीक है, ये आपके सिलेबस में ही नहीं है। वो अलग बात है, अब टीचर ने दे दिया तो आप उनसे क्रॉस भी नहीं कर सकते कि आपने क्यों दे दिया भाई, वो वाली बात हो जाती है ना बेटा। चलो कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है, जल्दी से देखते हैं मेल्टिंग पॉइंट के बारे में। अवनी बेटा फटाफट पढ़ो, क्या लिखा हुआ है? The melting point of a solid is defined as the temperature at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure. At melting point, these two phases, i.e. solid that liquid, are in equilibrium. That at the point both solid state and liquid state exist साइमल्टेनियसली। ठीक है, और ये जो आप देख रहे हो ये आई नहीं है, इसे बोला जाता है बेटा सो दैट। ठीक है, चलिए मैं आपको पढ़ाता हूँ। मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है कि किसी, देखो पहली बात, मेल्टिंग पॉइंट जब भी आएगा हमेशा तुरंत एक चीज दिमाग में आनी चाहिए, वो क्या होगी? सॉलिड। और वो किस में कन्वर्ट होगी? लिक्विड। ये बात समझ में आ गई। चलिए, तो मेल्टिंग पॉइंट बेटा हमेशा किसका होगा? सॉलिड का। तो बोला जा रहा है कि द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ अ सॉलिड इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर at which solid melts to become liquid at the atmospheric pressure। आप जानते हैं कि अगर कभी भी आप सॉलिड को जलाएंगे, सॉलिड को क्या करेंगे? मेल्ट करेंगे, तो ऑफ कोर्स एयर की प्रेजेंस में करोगे ना बेटा। कभी भी अगर बर्निंग होगी तो एयर की प्रेजेंस में होगी। अब आप अगर ये सोचो, मान लो कि मेरे पास ऐसे समझ लो एक बहुत बड़ा पॉट था, एक बर्तन टाइप का था, मैंने उसके अंदर पूरी की पूरी एयर निकाल ली। फॉर एग्जांपल, मैंने पूरी की पूरी उस बर्तन में से एयर निकाल दी और उसको क्या कर दिया? बंद कर दिया। बीच में मैंने यहाँ पे रख दी एक कैंडल और मैंने उसको बर्न करने की कोशिश करी। आपको लगता है क्या कैंडल जलेगी? नो सर। बिल्कुल नहीं जलेगी। क्यों? क्योंकि कैंडल के जलने के लिए बेटा क्या जरूरी है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या जरूरी है ना। और याद रखिएगा, अगर कहीं पे ऑक्सीजन नहीं है, स्वयं ब्रह्मा जी धरती पे उतर आए, आग न लगा पाएंगे। समझ में आ रहा है? तो ये चीज बहुत जरूरी है कि कंबशन के लिए ऑक्सीजन का होना जरूरी है। और कंबशन के बाद के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस हो गए या वाटर वेपर हो गए, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गए, ये सब कंबशन के बाद के प्रोडक्ट्स होते हैं। कंबशन का मतलब आग लगने के बाद, ठीक है, जल जाने के बाद के प्रोडक्ट्स होते हैं। तो इसीलिए हमने क्या देखा, इसलिए हमने ये चीज देखी कि अगर कभी सॉलिड को जलाना है तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ही जलाना पड़ेगा। और ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जला रहे हो तो ऑफकोर्स ऑक्सीजन कहाँ मिलेगी? एयर में। और अगर एयर में मिलेगी तो एयर में क्या मिलेगा? एयर में मिलेगा हमको एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आ रहा समझ में? ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। आगे चलते हैं। अब अगर हम ध्यान से समझें और आगे,
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एट मेल्टिंग पॉइंट, यानी कि मेल्टिंग पॉइंट पर दीज टू फेसेस सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम सो दैट एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड स्टेट एंड लिक्विड स्टेट एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। अभी हमने बात करी थी जब ये वाला डायग्राम में लेटेड हीट वाला पढ़ा है, तो बेटा इसके बाद देखो ये एकदम कांस्टेंट हो गया था लाइक दिस। आप सिर्फ इसको देखो ध्यान से, तो ये यहीं पे तो मेल्टिंग पॉइंट की बात आती है, बिकॉज देखो यहाँ पर बेटा अभी भी क्या था, यहाँ पर अभी भी सॉलिड था और यहाँ पर आके इस पॉइंट पे क्या हो गया था, लिक्विड हो गया था। या अगर मैं फिर से आपको बनाकर दिखाऊं डायग्राम, तो एक मिनट को देखो, सिर्फ उतने पे बात करते हैं। लेट्स से ये चीजें थी, ऐसे ऐसे जा रही थी, हम सिर्फ इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद फिर ये ऐसे ऐसे जाते जाते ऐसे हो गया था, उसको छोड़ दो, ठीक है। आप इस डार्क वाले को देखो, एक पॉइंट ए को देखो, एक पॉइंट बी को देखो। पॉइंट ए पे बेटा क्या था, सॉलिड था, और पॉइंट बी पे क्या था, लिक्विड था। तो हम कह सकते हैं ना कि मेल्टिंग पॉइंट यहीं पे मेन आया है। मेल्टिंग जो पॉइंट है, मेल्टिंग का जो प्रोसेस हुआ वो यहीं पे पिक्चर में आया है ना। और यहीं पे अगर पिक्चर में आया तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट जो है और जो लिक्विड स्टेट है बेटा, उनका टेम्परेचर क्या होता है हमेशा, बताइए? सेम, कांस्टेंट होता है या सेम होता है कि नहीं होता? तो इसीलिए बेटा उसने बात बोल दी है कि एट मेल्टिंग पॉइंट दीज टू फेसेस, कौन सी दो फेसेस, सॉलिड भी और लिक्विड भी, सो दैट सॉलिड एंड लिक्विड आर इन इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम में क्यों होती हैं? बिकॉज टेम्परेचर उनका कांस्टेंट होता है। और एट दिस पॉइंट बोथ सॉलिड एंड लिक्विड स्टेट्स एग्जिस्ट साइमल्टेनियसली। यही रीजन है, जब आपने पहले वाला डायग्राम अभी जिस बच्चे ने लेटेंट हीट का पूछा था मेरे से, तो जब यहाँ पर पूरा इस तरह से डायग्राम बना था ना, तो यहाँ पे तीन चीजें लिखी थी। एक लिखा था बेटा यहाँ पे क्या, फ्रीजिंग लिखा था, एक लिखा था यहाँ पे मेल्टिंग, और एक लिखा था सॉलिड ऑब्लिक में लिक्विड। याद है? तो सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड क्यों लिखा था? बिकॉज दोनों ही एग्जिस्ट करती है। ये देखो सॉलिड ऑब्लिक लिक्विड लिखा है ना, ये क्यों लिखा हुआ है? बिकॉज इस वाले में दोनों की दोनों स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं। अभी क्लियर है सभी बच्चों को? यस सर, यस सर। डायग्राम से पढ़ोगे बहुत अच्छे से समझोगे, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो ये भी आपको पॉइंट क्लियर हो गया कि मेल्टिंग पॉइंट क्या होता है। तो मेल्टिंग जो पॉइंट है वो हमेशा सॉलिड के लिए। अगला आ गया आपका बॉइलिंग पॉइंट, कि बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। अब ऑब्वियस सी बात है, बॉइलिंग पॉइंट हम कब यूज करेंगे? जब हम किसकी बात कर रहे होंगे, लिक्विड्स की बेटा हम बात कर रहे होंगे, ठीक है। हाँ जी शाबाश। देखो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, चलो कोई नहीं हम नहीं पढ़ेंगे, इसको पढ़ेंगे बेटा अनुज, पढ़ो जल्दी से, क्या लिखा है? The boiling point of a liquid is defined as temperature at which the vapor pressure of the liquid is equal to the atmospheric pressure. क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं जी? द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ अ लिक्विड, ठीक है, लिक्विड का बॉइलिंग पॉइंट होता है, इज डिफाइंड एज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। याद रखना बेटा, हमने आपको एक बात बताई थी कि बॉइलिंग पॉइंट का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ लिक्विड को कन्वर्ट कर रहा है गैस में, बल्कि उसके अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं, ठीक है। देखो पहली बात, एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो चाहिए ही चाहिए दोनों में, चाहे मेल्टिंग पॉइंट हो चाहे बॉइलिंग पॉइंट हो, अभी आप पढ़ के आए हो। लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना कि जब हम गर्म कर रहे होते हैं पानी को, ठीक है, जब हम पानी को गर्म कर रहे होते हैं, तो पानी को गर्म करने के बाद जब उनके मॉलिक्यूल्स में ब्रेक, जब लिक्विड के मॉलिक्यूल्स ब्रेक होते हैं, यानी कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो ब्रेक होता है, तो ऑफ कोर्स फिर वो दूर दूर तक भागने लगते हैं, है ना। इसलिए आपने देखा होगा बार बार ऊपर जाते नीचे जाते हैं, ऊपर जाते नीचे जाते हैं, ऐसा होता है, बॉइल वो जो बुलबुले क्रिएट होने लगते हैं, ठीक है। तो वही चीज हो गई। उसके बाद फिर क्या होगा, आपने देखा होगा ऊपर हल्की हल्की आपको स्टीम सी फील होती है, और यही स्टीम एक्चुअली में क्या है, वेपर प्रेशर है, वेपर पार्टिकल्स है ना। तो वेपर पार्टिकल्स है तो पार्टिकल्स का भी तो अपना एक प्रेशर होगा, ऑब्वियस है भाई। जो पार्टिकल देखो, जैसे मान लो ऐसा बॉइल करने पे बेटा स्टीम के पार्टिकल, जैसे मान लो कि ये आपका बीकर था, ठीक है, और बीकर के जस्ट ऊपर ये इस तरह के स्टीम के पार्टिकल्स आ गए, वेपर के पार्टिकल्स आ गए। अब ये वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, इनका अपना खुद का मास होगा ना, इनका अपना खुद का मास होगा, इनका अपना खुद का एरिया ऑक्यूपाई कर रहे हैं, ठीक है। और ये क्या कर रहे होंगे, ये एयर के ऊपर जो एयर के मॉलिक्यूल्स होंगे यहाँ आसपास, उनको क्या कर रहे होंगे, ये लोग पुश कर रहे होंगे, ठीक है, उनको धक्का मार रहे होंगे। तो ऑब्वियस ही बात है कि जब कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को पुश करेगा, तो वो क्या करेगा, किसी एरिया को यूज करेगा ना। जैसे अगर मैं आपको धक्का दूं, तो मैं आपके बॉडी के किसी ना किसी एरिया को टच करूंगा ना, और एरिया को टच करूंगा तो वहां पे वो फोर्स नहीं, वो क्या बन जाएगा, प्रेशर बन जाएगा, बिकॉज प्रेशर इक्वल्स टू द फोर्स अपॉन एरिया। समझ में आया आपको ये चीज? मैंने एग्जांपल भी दिया था आपको हैमर वाला, अगर आपको याद हो तो जी। तो यहाँ पर क्या चीज हो गई कि ये वेपर के जो पार्टिकल्स हैं, ये एयर के पार्टिकल्स के साथ भी प्रेशर लगा रहे होंगे, बस उसी को हमने क्या बोल दिया, वेपर प्रेशर बोल दिया। उसको क्या बोल दिया हमने, वेपर प्रेशर। और जो एयर लगा रही है या एटमॉस्फेयर लगा रहा है, वो क्या हो गया, वो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हो गया। तो होता क्या है कि बेटा जिस टाइम पे वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर दोनों क्या हो जाएंगे,
बराबर हो जाएंगे उस टाइम पे ही हम बोलेंगे कि भैया क्या हो रहा है, बॉइलिंग स्टार्ट हो गई है। समझ में आया? याद रखना, अगर बेटा कभी भी वेपर प्रेशर और एटमॉस्फेरिक प्रेशर इक्वल नहीं हुए तो ऐसी कंडीशन में कभी भी बॉइलिंग नहीं होगी, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। और दूसरी बात, बॉइलिंग जो पॉइंट होता है ये कभी भी फिक्स नहीं होता। जैसे अगर आपसे कहा गया कि वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेल्सियस है तो ऐसा फिक्स नहीं है हर जगह, ठीक है। अगर ऐसा फिक्स नहीं है, फिक्स की कंडीशन क्या है कि वेपर प्रेशर बस किसके इक्वल हो जाए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर की इक्वल हो जाए। अगर मान लीजिए ये 50 डिग्री सेल्सियस पे भी हो गया तो पानी 50 डिग्री सेल्सियस पे भी उबलने लगेगा, ठीक है। यही रीजन है कि जब आप हिली एरियाज में जाते हो, जब आप माउंटेन्स वगैरह में जाते हो तो ऐसी कंडीशन में वहां पर क्या होता है, वहां पर अगर हम बात करें तो जो वेपर प्रेशर होता है, भाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे क्या है बेटा, कम है। आप खुद बताओ, जब आप ऊपर जाते हो, ऊपर जाने पे, हाइट पे जाने पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, कम हो जाता है ना। तो भाई अगर नीचे अर्थ पे अगर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है मान लीजिए, और जो प्रेशर है फॉर एग्जांपल वो 700 पास्कल है मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि 700 पास्कल है अर्थ पे प्रेशर, और जब आप अर्थ के ऊपर जाओगे मान लो कहीं पे माउंटेन्स पे, तो यहाँ पर हमने मान लिया कि लेट्स से 200 पास्कल का यहाँ पे प्रेशर है, ठीक है। पास्कल की दूसरी यूनिट होती है केजी 3.5 होगा, 3 बजे गई थी टन की। अरे पढ़ लो, दूसरी यूनिट होती है केजी न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, सही यूनिट। तो क्या हुआ यहाँ पर ये बात हो गई कि भाई 200 पास्कल का हो गया और अर्थ पे कितना प्रेशर था, 700 पास्कल। तो 700 पास्कल पे मान लिया हमने कि बॉइलिंग पॉइंट था 100 डिग्री सेल्सियस, लेकिन 200 पास्कल पे हमने मान लिया कि 50 डिग्री सेल्सियस पे ही पानी बॉइल हो जाता है 200 पास्कल पे। तो ऑब्वियस सी बात है, जब ऐसा हो रहा है बेटा तो हम क्या बोलेंगे कि वहां पे वेपर प्रेशर भी क्या होगा, गर्म होगा ना। और वेपर प्रेशर कैसे निकलेगा, जब आप हीटिंग करोगे, तो जैसे आपने हीटिंग करा तो वहां पे जैसे ही वेपर प्रेशर 50 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंचेगा, या फिर आप कह लीजिए 200 पास्कल के आसपास पहुंचेगा, पानी बॉयल होना शुरू हो जाएगा। समझ रहे हो? तो 100 डिग्री सेल्सियस जो है ये कोई कंडीशन नहीं है। कंडीशन क्या है बॉइलिंग के लिए, मेन कंडीशन कि वेपर प्रेशर शुड बी इक्वल टू atmospheric pressure. This is the main condition and this is applicable throughout the earth. कहीं पे भी आप चले जाओ, कहीं पे भी पानी को बॉईल कर लो या किसी भी मटेरियल को आप बॉईल कर लो जो लिक्विड स्टेज में एग्जिस्ट करता है, अगर वो लिक्विड कभी भी गैसेस फॉर्म में एग्जिस्ट हो रहा है, सॉरी कन्वर्ट हो रहा है, तो वहां पे हमेशा बॉइलिंग आएगी। और बॉइलिंग के केस में हमेशा वेपर प्रेशर को इक्वल होना जरूरी है एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे समझ में सभी को? से यस, आगे बढ़े। यस सर। बढ़िया। यस अब सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस जो कि बहुत ज्यादा पूछा जाता है कि इवेपोरेशन और बॉइलिंग में डिफरेंस क्या है, ठीक है। आपके पास आई गेस स्लाइड्स तो पहुंच गई थी, शीट्स पहुंच गई थी आपके पास, तो अगर आपने पढ़ा है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं एक बार आपको पढ़ाता हूँ। देखो, इवेपोरेशन का पहला पॉइंट कहता है कि इवेपोरेशन ऑलवेज अकर्स एट अ फिक्स्ड टेम्परेचर। याद रखना, इवेपोरेशन हमेशा किस पे होता है, फिक्स टेम्परेचर पे होता है हमेशा, ठीक है। लेकिन बॉइलिंग क्या न करे एट एनी टेम्परेचर, बॉइलिंग किसी भी टेम्परेचर पे हो सकती है। जैसे अगर पानी को अर्थ पे उबालोगे तो 100 डिग्री सेल्सियस से उबला है ना, लेकिन अगर मान लो माउंटेन्स पे लेके जाओगे पता लगा 55 डिग्री सेल्सियस पे बॉइल हो गया, ठीक है। मैटर अभी भी वही है, लिक्विड अभी भी वही है, लेकिन बॉइलिंग पॉइंट अलग अलग है। समझ में आया बेटा कि क्यों ये बोला जा रहा है कि बॉइलिंग क्या न करे एट डिफरेंट टेम्परेचर्स? यस सर। है ना। लेकिन बेटा इवेपोरेशन जो है वो फिक्स होगा, इवेपोरेशन एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे ही होगा, बिकॉज वहां पे टेम्परेचर की बात आती है, ठीक है, ये ध्यान रखें आप। दूसरा कह रहा है कि इन दिस प्रोसेस द बबल्स आर फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट इन द लिक्विड। लिक्विड में क्या होते हैं, बबल्स बनने लगते हैं, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा बॉइलिंग में बबल्स की यहाँ पे फॉर्मेशन नहीं होती है, ये भी आप ध्यान रखें। बबल्स का मतलब ये मोटे मोटे जो बबल्स होते हैं उनकी बात हो रही है, मॉलिक्यूल्स की बात नहीं हो रही। पता लगा आप सोचो कि सर पानी को जब गर्म करते हैं तो भी वहां पे बबल्स आने लगते हैं, ठीक है, उनकी बात नहीं हो रही है। याद रखिए, वो तो बॉन्ड ब्रेक होता है जब, तो बॉन्ड ब्रेक होने के बाद लिक्विड के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से ऊपर नीचे करते रहते हैं, वहां पर हाई एनर्जी और लो एनर्जी का कंसेप्ट चलता है। क्योंकि क्या होता है, देखो आपको पता है ना कि एनर्जी कैसे मूव करती है, हाई टू लो टेम्परेचर। अब देखो जैसे मान लो कि ये बीकर था, बीकर में पानी गर्म करा हमने, ठीक है। जब पानी गर्म करेंगे तो हीट तो नीचे से देंगे ना, जब हीट नीचे देंगे तो बेटा नीचे वाले जो मॉलिक्यूल्स होंगे, लेट्स से मान लो ये मॉलिक्यूल है, तो अगर ये मॉलिक्यूल है तो ये क्या होगा, गर्म होगा। तो अगर गर्म होगा तो इसके पास टेम्परेचर ज्यादा, या कह लो कि इसके पास हीट एनर्जी क्या है, ज्यादा है। और जो ऊपर मॉलिक्यूल्स होंगे उनकी हीट एनर्जी क्या होगी, कम होगी। तो ऑब्वियस सी बात है ये बेटा हाई एनर्जी से कहाँ चले जाएंगे, लो एनर्जी में। और जब ये ऊपर जाएंगे और इन मॉलिक्यूल्स का प्लेस ले लेंगे तो ये मॉलिक्यूल कहाँ आ जाएंगे, ऑफ कोर्स नीचे। तो ये प्रोसेस चलती है, समझ में बॉइलिंग में, ना कि ये बबल्स फॉर्मेशन होती है, ध्यान रखो। इट टेक्स अप थ्रू आउट द लिक्विड, इवेपोरेशन पूरे लिक्विड में होता है, जबकि ओनली टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड। और ये कहाँ पर होती है, सिर्फ लिक्विड के सरफेस पे। मतलब ये मान के चलो कि अगर आप कभी बॉईल कर रहे हो पानी को, तो आप देखना ध्यान से कि जो नीचे वाले मॉलिक्यूल्स हैं वो तो बहुत गर्म है
है ना, वो तो पार्टिकल्स बहुत गर्म, उनकी एनर्जी बहुत कम है, लेकिन ऊपर वाले जो पार्टिकल हैं उनकी एनर्जी क्या गर्म होती है, उनकी एनर्जी इनके कंपैरिजन में तो कम होगी। यस सर। अगर कम होगी तो बेटा मतलब हमने क्या समझा, हमने ये समझा कि थ्रू आउट द सरफेस, मतलब थ्रू आउट द लिक्विड की बात करी जाए तो बॉइलिंग हर जगह सेम नहीं होती, बल्कि सरफेस के साथ जो कांटेक्ट में है जो मॉलिक्यूल्स, उनका टेम्परेचर ज्यादा होगा। ठीक है, वही बोला जा रहा है कि बॉइलिंग टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द लिक्विड, बॉइलिंग हमेशा लिक्विड के सरफेस पे होती है। ठीक है, फिर बोला गया कि द टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड बॉडी डिक्रीजेस व्हेन इवेपोरेशन टेक्स प्लेस। ठीक है, बॉडी का जो टेम्परेचर होता है वो कम होने लगता है। आप खुद सोचो, बाहर से भागते हुए हम लोग खेल के, मान लीजिए मैच खेल के आए, क्रिकेट मैच, जैसे ही रूम में आए तुरंत पंखा चलाया हमने, तो पंखा चलाया तो हमारी बॉडी से क्या होगा, हीट बाहर निकलेगी, और अगर हीट बाहर निकलेगी तो हमारी बॉडी में जो ठंडक हमें महसूस होगी ना, और अगर हमारी बॉडी में हमें ठंडक महसूस होगी तो मतलब हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कम, हाई, डिक्रीज होगा ना बेटा, हमारी बॉडी का टेम्परेचर क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ठीक है, जैसे अगर कपड़ों को सुखा रहे हो आप, तो कपड़ों को जब सुखाओगे तो सूखने के बाद ड्राई एयर जब इस पे पड़ेगी तो वो इसका टेम्परेचर क्या करेगी, निकाल लेगी। समझ में आ गया। सो व्हाट वी कैन से कि इवेपोरेशन प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर होता है बेटा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। ये बात भी आपको समझ में आ गई। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। लेकिन बॉइलिंग में क्या होगा, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इन द प्रोसेस। याद रखिएगा, बॉइलिंग में सबसे बड़ी बात ये है कि कांस्टेंट रहता है पूरा का पूरा टेम्परेचर, लेकिन कहाँ पे, सिर्फ और सिर्फ सरफेस पे। याद रखिएगा, सिर्फ किस पे, सरफेस पे। मतलब सरफेस पे जितने मॉलिक्यूल हैं, जैसे मान लो कि सरफेस पे 5 मॉलिक्यूल हैं, तो इन 5 मॉलिक्यूल्स का जो टेम्परेचर होगा बेटा वो क्या होगा, सेम होगा, इक्वल। ठीक है, हाँ, ये बिल्कुल सेम होगा, इक्वल होगा। और जब तक बॉइलिंग जो है वो खत्म नहीं हो जाती तब तक जो है ये प्रोसेस चलता रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, लेकिन इवेपोरेशन में ऐसा नहीं होता, इवेपोरेशन में तो डिक्रीमेंट होता है। आगे क्या बोला, इट इज अ क्विक प्रोसेस रादर देन बॉइलिंग। बॉइलिंग जब देखो गर्म करते हो जब आप, मान लो कि, तो कितना टाइम लग जाता है ना, लेकिन इवेपोरेशन में क्या, जैसे ही पंखा चलाया तुरंत हमको ठंडा ठंडा सा लगने लगता है ना। लेकिन बॉइलिंग जो है, बॉइलिंग में थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग प्रोसेस है, टाइम लगता है। फिर कहता है कि कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द एयर अबव द सरफेस ऑफ लिक्विड रिमेन्स अनसैचुरेटेड। ठीक है, ये थोड़ी सी एक टेक्निकल टर्म हो गई। तो अनसैचुरेट होने का मतलब क्या हो गया, अनसैचुरेट का मतलब यही होता है कि जब आप देखो, लिखा है कि कंटिन्यूज एज लॉन्ग एज द एयर अबव द सरफेस ऑफ द लिक्विड रिमेन्स अनसैचुरेटेड। इवेपोरेशन की प्रोसेस तब तक चलती रहेगी जब तक आपका जो टेम्परेचर है वो और जो रूम का टेम्परेचर है वो दोनों क्या ना हो जाएं, बैलेंस ना हो जाए। समझ में आ रहा है, तब तक इवेपोरेशन की प्रोसेस चलती रहेगी, क्योंकि भाई बैलेंस ही तो करना है, हमारी बॉडी के टेम्परेचर को हमें रूम के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, तभी हमारी इवेपोरेशन खत्म होगी। लेकिन बॉइलिंग में क्या होता है, बॉइलिंग में देखो, इट टेक्स प्लेस अंटिल द इंटरनल टेम्परेचर ऑफ द लिक्विड इज इक्वल टू द एक्सटर्नल टेम्परेचर ऑफ द सराउंडिंग। ये तब तक चलता रहेगा जब तक इंटरनल जो टेम्परेचर है वो सराउंडिंग के टेम्परेचर के बराबर नहीं हो जाता। ठीक है, ये सारी चीजें जो अब अनसैचुरेटेड एयर है, ये सब चीजें आप 10th में आके पढ़ोगे, जो आप 10th स्टैंडर्ड में आ जाओगे तो वहां पे और डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। फिर बोला जा रहा है कि टू इनिशियलाइज दिस प्रोसेस अ हीट एनर्जी सोर्स इज सप्लाइड टू द लिक्विड। ठीक है, आपको क्या करना है, अगर इस प्रोसेस को आपको करना है तो एक एनर्जी सोर्स आपको देना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, सनलाइट और सराउंडिंग टेम्परेचर इज मेजर सोर्स टू इनिशियलाइज द बॉइलिंग प्रोसेस। आप सनलाइट भी दे सकते हो, आप सराउंडिंग टेम्परेचर भी दे सकते हो, तो उससे भी क्या हो जाएगी, बॉइलिंग होना शुरू हो जाएगी। समझ में आ रहा है, यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर हीट एनर्जी सोर्स जो है वो सप्लाई करना जरूरी हो जाता है लिक्विड को। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं, आपको मेन क्या चीज ध्यान रखनी है अब आप वो सुनो, आपको ये सारे के सारे पॉइंट्स नहीं लिखने हैं। ठीक है बेटा, अगर कभी भी आपके पास आ जाए तो आपको कौन कौन से लिखने हैं, स्टार्टिंग के जो आपको दिख रहे हैं ना कुछ पॉइंट्स, बस आप वही लिख दीजिए, लाइक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। ठीक है, अगर आप ये 5 भी लिख के चले आओगे, अगर मैक्सिमम है तो चलो 6 लिख लो, 6 लिख लो बस बहुत है, 7वां वाला भले छोड़ दो। ठीक है, अगर 2 मार्क्स में आएगा तो 2 मार्क्स में अगर आप 6 डिफरेंसेस दे रहे हो तो बहुत जरूरी है, और बहुत अच्छे मार्क्स भी आपको मिल जाएंगे। आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को डाउट बेटा? चलिए, अब हम पढ़ते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन को। हालांकि ये आपके लिए कोई नया टर्म नहीं है, जब आप लेटेंट हीट पढ़ चुके हो। और लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का मतलब क्या हुआ, फ्यूजन कब होता है बताओ मुझे, फ्यूजन बेटा कब होता है? सॉलिड से लिक्विड में फेज कन्वर्ट होता है, सॉलिड फेज से लिक्विड फेज में। जी हाँ, जब सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट कर दो तो उसे लेटेंट हीट ऑफ मेल्टिंग या फिर लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। जैसे जब लिक्विड कन्वर्ट हो रहा होता है गैस में तो उसको लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन कहते हैं, है ना। तो वही चीज हो गई यहाँ पर भी। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा एक तरह से मेल्टिंग पॉइंट वाली ही है। और अगर मेल्टिंग पॉइंट है तो मेल्टिंग पॉइंट कब पिक्चर में आता है, जब सॉलिड किस में जा रहा हो, गैस में जा रहा हो, सॉरी सॉलिड किस में जा रहा हो, लिक्विड में जा रहा हो। ठीक है, अब आप देखो क्या बोला जा रहा है, इसको जल्दी से पढ़ेंगे। अवनी बाबू जल्दी पढ़ो, क्या लिखा है?
It is the amount of heat energy that is required to change 1 kg of a solid into liquid at atmospheric pressure at its melting point. जी, तो समझ में आ गया होगा सभी को कि लेटेंट हीट क्या होती है। लेटेंट हीट का सिंपल सा मतलब बेटा यहाँ पर ये होगा कि एक ऐसी हीट जो जिसकी रिक्वायरमेंट हमें किस चीज के लिए, जिसके रिक्वायरमेंट हमें सॉलिड के फेज को लिक्विड के फेज में चेंज करने के लिए। बाबू ध्यान रखना, यहाँ पर टेम्परेचर जो होगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा, याद रखना, बिकॉज लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन हमेशा कांस्टेंट टेम्परेचर पे होती है और उसी कांस्टेंट टेम्परेचर को पता है क्या नाम दिया जाता है? नो सर, नहीं पता। मेल्टिंग पॉइंट। ये वही मेल्टिंग पॉइंट है, ये तब तक फिक्स रहेगा जब तक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन जो है वो खत्म नहीं हो जाता या फिर फेज चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ पर बोलते क्या है, यहाँ पर एक एक्चुअली में हम 1 kg ले लेते हैं, सिंपल। तो 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर और मेल्टिंग पॉइंट पे जितनी हीट चाहिए, वही बेटा हीट क्या है, वही हीट एक तरह से आपकी लेटेंट हीट है। ठीक है, एक बार जल्दी से फिर से ध्यान से सुनेंगे मेरी बात को। बोला जा रहा है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की क्या होता है। तो लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा ऐसी हीट होती है जो कि रिक्वायर्ड होती है किस लिए, 1 kg, ठीक है, 1 kg ऑफ सॉलिड को किस में कन्वर्ट करने के लिए बेटा, लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। याद रखिए, ठीक है, क्या बोला हमने कि ऐसी हीट या अमाउंट ऑफ हीट जो कि नीडेड है, जो कि जरूरी है 1 kg सॉलिड को बेटा लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, लेकिन 2 कंडीशंस के साथ। पहली कंडीशन क्या होगी कि एट फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट एंड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है, तो इन सब को कंबाइन करके क्या बोलेंगे, अमाउंट ऑफ हीट, ऐसी हीट की अमाउंट जो कि जरूरी है 1 kg ऑफ सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए मेल्टिंग पॉइंट और एटमॉस्फेरिक प्रेशर। आगे समझ में? यस सर। 1 मार्क में ऐसे डेफिनेशंस पूछी जाती हैं, तो याद कर लीजिएगा सारी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, अब ये भी आप पढ़ के आए हो वैसे तो देखा जाए। अब वेपराइजेशन का मतलब क्या हो गया कि बेटा जो लिक्विड है वो किसमें कन्वर्ट होगा, लिक्विड फेज टू गैसियस। अब अगर ये होगा तो आप मुझे बताओ, जब सॉलिड में आपने मेल्टिंग पॉइंट की बात करी, तो बेटा जब लिक्विड गैस में कन्वर्ट होगा तो लिक्विड को गर्म करने के पॉइंट को क्या बोला जाता है, बॉइलिंग पॉइंट बोला जाता है। मतलब यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट नहीं बल्कि यहाँ पे बॉइलिंग पॉइंट पिक्चर में आएगा। समझ में आया? बाकी सारी की सारी बाबू चीजें सेम रहेंगी। मतलब क्या हो गया, मतलब ये हो गया कि ऐसी हीट जो कि जरूरी है इस बार 1 kg सॉलिड नहीं बल्कि 1 kg लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करने के लिए, गैस में। बेटा 2 कंडीशंस के साथ। कौन कौन सी? एक तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर और साथ साथ में वेपर प्रेशर, बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट। समझ में आया? वेपर प्रेशर नहीं बेटा, वेपर प्रेशर तो वो है ही है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर जब वेपर के इक्वल होगा तभी वो बॉइलिंग होगी। बट यहाँ पर ये 2 कंडीशंस याद रहेगी। यस सर। बस यहाँ पे चेंज पता क्या हुआ बेटा, बस बॉइलिंग पॉइंट की जगह अगर आप मेल्टिंग पॉइंट कर दोगे ना तो वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, और अगर आप मेल्टिंग की जगह यहाँ बॉइलिंग कर दोगे तो वो हो जाएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। और कुछ भी चेंज नहीं है। क्लियर? अच्छे से सभी बच्चों को? अब आप पता है ये क्यों अच्छे से सीख गए, क्योंकि आपने लेटेंट हीट वाला वो जो डायग्राम था वो बहुत प्यार से समझा और बहुत अच्छे से समझा, इसलिए आप कर पाए। ठीक है, चलिए सब्लिमेशन की बात करते हैं। सब्लिमेशन आप जानते हैं एक ऐसा प्रोसेस जिसमें सॉलिड जो है वो डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगा, गैस मैंने लिक्विड लिख दिया, गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या बोल देते हैं हम, सब्लिमेशन। चलिए बहुत बढ़िया। तो क्या लिखा हुआ है कि द ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब ट्रांसफॉर्मेशन, the transition of a substance directly from its solid phase to gaseous phase without changing into the liquid state और vice versa। याद रखिएगा सब्लिमेशन उल्टे में भी चलता है, जिसको एक्चुअली में हम एंटी सब्लिमेशन या फिर डिपोजिशन बोलते हैं। हम सुना डिपोजिशन का? यस सर। यस सर। जब गैस सीधा सॉलिड में आ जाए तो बेटा वो पता है क्या होता है, वो होता है डिपोजिशन। सब्लिमेशन, उसको क्या बोल देंगे, सब्लिमेशन। अवनी बाबू जल्दी से सब्लिमेशन के 5 एग्जांपल, शाबाश। ड्राई आइस, चलो मैं लिखता हूँ। एक इसने बोला ड्राई आइस, ठीक है। ये सामने क्या रखा हुआ है, छेना मुर्गी। हाँ सर ये तो ये क्या है, कैम्फर है सर। कैम्फर है, बहुत बढ़िया। कैम्फर बेटा दूसरा एग्जांपल, कपूर जिसको बोलते हैं कैम्फर को। ठीक है, तीसरा पॉइंट
ड्राई है, इसके बाद कैम्फर, फिर तीसरा एग्जांपल, शाबाश। सर सॉलिड लॉयडेन, हैं? सर बोथ बॉल, मोथ बॉल, ठीक है मोथ बॉल या नैफ्थलीन वगैरह की जो बॉल्स होती हैं, जो आपने देखा होगा टॉयलेट्स वगैरह में यूज करते हैं हम, है ना जी। एक और होती है, आपने ओडोनिल का नाम सुना है, जो टॉयलेट एयर फ्रेशनर की तरह यूज करते हैं हम, है ना, तो वो सारे के सारे, ठीक है। तो ये सब एग्जांपल जो आप देख रहे हो, ये सारे के सारे किसके हो जाएंगे, सब्लिमेशन के। अवनी बाबू और कोई एग्जांपल बताओगे क्या? ये कैम्फर था बेटा, ये ओडोनिल है, ये आप देखो ये ड्राई आइस है, ठीक है, ये आइस पूरी आसपास फैल रही है। कई लोग हुक्का कंज्यूम करते हैं, ठीक है, तो उसमें भी कुछ हद तक दिखने को मिल जाता है ये, ठीक है। ये देखो कितनी प्यारी फोटो है ना, इसको देख के एकदम मन कर रहा है पीने के लिए, बस मिल जाए। हम लोग कितने बच्चे हैं? 17 बच्चे हैं, 18, लेकिन गिलास कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, बड़ी नाइंसाफी है। चलो कोई नहीं, आज पता मेरा सुबह से ब्राउनी खाने का मन कर रहा है यार, लेकिन ये लॉकडाउन, यार किसको किसको अच्छी लगती है ब्राउनी? मुझे बहुत ज्यादा। सर मैं क्या कह रहे हो बेटा? ये जो देख रहे हो ना लास्ट वाला, ये बेटा मोथ बॉल्स हैं, इनको मोथ बॉल्स बोलते हैं, ठीक है, वगैरह की। चलो आगे चलते हैं। अब यहाँ पर ये आपके एग्जाम्पल भी आपको दिख रहे होंगे नीचे शायद आराम से। तो एयर फ्रेशनर्स वगैरह या टॉयलेट वगैरह में जो प्लीजेंट स्मेल के लिए हम यूज करते हैं, ओडोनिल्स वगैरह, वो हो गए। मोथ बॉल्स जो होती है वो नैफ्थलीन वगैरह की बनी होती हैं, और वैसे ही नेचर में थोड़ा सा हल्का पॉइजनस होता है, याद रखिएगा, ठीक है। नैफ्थलीन थोड़ा सा पॉइजनस होता है नेचर में, और ये बेसिकली जो मोथ्स वगैरह होते हैं, कीड़े, मोथ्स को हिंदी में पता क्या बोलते हैं? कीड़े, कीड़े पतंगे, जो कीड़े वगैरह होते हैं, लाइक स्पाइडर वगैरह हो गए, या छोटे छोटे जो बहुत सारे कॉकरोचेस टाइप के हो गए। सर कैम्फर भी पॉइजनस नेचर का होता है? हाँ बेटा, कैम्फर भी, क्योंकि कैम्फर में भी कुछ हद तक नैफ्थलीन का, वैसे तो कैम्फर का देखो, कैम्फर का पेड़ होता है, ठीक है, कैम्फर का एक ट्री होता है, कैम्फर हमको पेड़ से मिलता है, लेकिन ऐसा कहा जाता है कि इसकी जो स्मेल होती है ना, अगर आप ज्यादा यूज कर लोगे तो कहीं ना कहीं वो आपको फेंट करने का काम करती है, ठीक है, कैम्फर का। लेकिन अब पॉइजनस अगर होता है कि नहीं होता, तो एक बार इसकी जरा केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़नी पड़ेंगी बाबू, उसके बारे में थोड़ा सा भी मुझे आइडिया नहीं है, ठीक है। बट हाँ, मोथ बॉल्स तो बेटा पॉइजनस होती है नेचर में, कंफर्म है। कैम्फर के साथ ये चीज है कि कैम्फर एक फ्लेमेबल प्रोडक्ट हो गया, ठीक है, जो कि तुरंत आग पकड़ लेता है बहुत जल्दी, और सीधा सॉलिड को कन्वर्ट कर देता है किसमें? गैस में। अच्छा एक बात और ध्यान रखना, जितने भी ये क्या कहते हैं, सबमाइल होते हैं मैटर्स, यानी कि जो सब्लिमेशन के एग्जांपल हैं, सारे के सारे याद रखना, वो सीधा सॉलिड से गैस में तो कन्वर्ट होते ही होते हैं, साथ ही साथ में याद रखिएगा बीच में उनका कोई मैटर जो है वो बिल्कुल भी नहीं बचता। मतलब अगर मान लो आप ये सोचो कि लेट्स हमने अगरबत्ती जलाई, ठीक है, अगरबत्ती हमने जला दी, अब ये अगरबत्ती मान लो निकल रही है, धुआं निकल रहा है, तो मुझे बताओ अगरबत्ती क्या है? क्या सब्लिमेशन का एग्जांपल हुआ? यस सर, नहीं हुआ। कैसे हो गया? यस सर। नहीं हुआ, देखो कैसे। जब अगरबत्ती को जलाएंगे तो सॉलिड गैस में तो कन्वर्ट हो रही है, नो डाउट, लेकिन जब अगरबत्ती को जलाओगे तो अगरबत्ती के नीचे जो पूरा गिर जाता है उसका कौन देखेगा? एशेस। तो बेटा प्रोडक्ट बच गया ना, एशेस बच गई। लेकिन आप एक बात बताओ, जब टॉयलेट में आप ये प्लीजेंट स्मेल के लिए ओडोनिल को रखते हो, तो क्या ओडोनिल कुछ बच जाता है कि पूरा का पूरा उड़ जाता है? उड़ जाता जाता है ना बेटा। मोथ बॉल्स का थोड़ा सा बच जाता है कि पूरा खत्म हो जाता है? कैम्फर जला तो सीधा गैस में, कुछ बचता है क्या प्रोडक्ट? नहीं बचता। तो ये मत सोचना कि अगरबत्ती इज एग्जांपल ऑफ सब्लिमेशन। सब्लिमेशन का मतलब उनमें कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं बचना चाहिए, ठीक है। पूरा का पूरा प्रोडक्ट कन्वर्ट होगा, मतलब पूरा का पूरा सॉलिड कन्वर्ट होगा किसमें? गैस में। आया क्लियर? हाँ, वो अलग बात है, थोड़ा सा एयर के अंदर भी उसके मॉलिक्यूल्स पहुंच जाते हैं, वो हम उस पर नहीं जा रहे इतनी डिटेल के अंदर, लेकिन ये ध्यान रखना बेटा कि सॉलिड के लिए सब्लिमेशन के लिए मस्ट कंडीशन है कि पूरा का पूरा मैटर कंज्यूम होना चाहिए, और मैटर एशेस की फॉर्म में आप तक नहीं बचना चाहिए, ठीक है ना। ऐसे तो हम किसी भी चीज को जलाएंगे, आप बोल दोगे सर ये सब्लिमेशन का एग्जांपल, ऐसे थोड़ी होगा। यस क्लियर है? यस सर। देखो कई बार छोटी छोटी बातें कितनी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। चलो अब आपसे कह रहे हैं कि इफेक्ट ऑफ चेंज इन प्रेशर ऑन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि कभी अगर स्टेट ऑफ मैटर आ जाए आपके सामने तो उस पे प्रेशर का क्या इंपैक्ट होता है, उसको हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं। 2 मार्क्स में एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया 9th स्टैंडर्ड में, 9th क्लास में, ठीक है। तो देखिए अगर कभी प्रेशर लगाया जाएगा, देखो ध्यान से समझो, मान लो बेटा ये गैस थी, सिलेंडर है, एलपीजी सिलेंडर,
ठीक है, इसमें हमने गैस भर दी, दूर दूर है अभी ये गैस। आपको पता है कि इसके अंदर जो एलपीजी भरी होती है वो क्या होती है? एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है पता है आपको? Liquefied लिक्विफाइड petroleum पेट्रोलियम प्रेशर गैस। गैस, लिक्विफाइड लिक्विड प्रेशर पेट्रोलियम गैस, गैस। लिक्विफाइड pressure। पेट्रोलियम गैस मतलब गैस जो है उसको लिक्विफाई करा गया है, वो भी कैसे? बाय द अप्लाइंग ऑफ या एप्लीकेशन ऑफ प्रेशर। प्रेशर को अप्लाई करके गैस को लिक्विफाइड करा गया था। अब आप जरा इस बात को समझो कि प्रेशर का मैटर के ऊपर क्या इम्पैक्ट पड़ा। अगर मान लो कि ये इस तरह से मॉलिक्यूल्स गैस के दूर दूर हैं अभी पूरे के पूरे इस चैम्बर के अंदर, जैसे ही हमने हाई प्रेशर अप्लाई करा इन पार्टिकल्स के ऊपर तो क्या हुआ, ये पार्टिकल मान लो यहाँ पे हमने कोई पिस्टन लगा रखा है, लेट्स से ये कोई पिस्टन है, हमने क्या करा, हमने पिस्टन को नीचे की तरफ दबाया, तो जैसे हम पिस्टन को नीचे की तरफ दबाएंगे एक कंडीशन आएगी जब पिस्टन यहाँ पहुंच जाएगा, फिर एक कंडीशन आएगी जब पिस्टन थोड़ा यहाँ पहुंच जाएगा, ठीक है, और एक कंडीशन आएगी जब ये पूरा का पूरा जो गैस था वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड। लिक्विड में। तो यही क्या है बेटा, प्रेशर लगाने के बाद जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस हैं उन पे क्या इंपैक्ट पड़ा? जो इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस है वो क्या हो गए बेटा, एकदम से इंक्रीज हो गए। क्योंकि आप खुद बताओ, सॉलिड में इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या होते हैं? बहुत ज्यादा। लिक्विड में क्या होते हैं? उनसे कम। और गैसेस में क्या होते हैं? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, तो जब गैसेस बेटा कन्वर्ट हो रही है लिक्विड में, है ना, जब गैस बेटा किस में कन्वर्ट हो रही है? लिक्विड में अगर कन्वर्ट हो रही है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या बोलेंगे? हम ये बोल सकते हैं ना कि इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस क्या हो गए बेटा? इंक्रीज हो गए। बढ़ गए। अगर इंक्रीज हो गए तो मतलब बॉन्ड बन गया, है ना, बॉन्ड क्या हो गया? बन गया। इसीलिए देखो गैस किसमें कन्वर्ट हो गई थी? लिक्विड। समझ में आया? तो बेटा प्रेशर लगाने का सबसे बड़ा जो मेन रूल है वो क्या है? वो सबसे अच्छा आपको दिखता है गैसेस में, तो गैसेस कन्वर्ट हो रही होती है किसमें? लिक्विड्स में। आगे देखिए पढ़ते हैं। सो बाय अप्लाइंग प्रेशर द इंटर पार्टिकल जो स्पेसेस होते हैं, जिसको हम क्या बोल रहे हैं? इंटरमोलिक्यूलर फोर्सेस। सर आपने होमवर्क किया क्या कह रहे हो? सेल्सियस और केल्विन का सेम टेम्परेचर। आपकी आवाज नहीं मेरे को क्लियर है। सर आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है सर पीछे से। आपकी वॉइस भी ब्रेक हो रही है। अच्छा, हाँ। यस बेटा अभी क्लियर है आवाज? सर थोड़ी थोड़ी ब्रेक हो रही है। यस सर। चलो कोई नहीं बेटा, थोड़ा सा मैनेज कर लो, बस क्लास आपकी और होने वाली है, 5-7 मिनट की बात है, थोड़ा सा मैनेज कर लीजिए, ठीक है? यस सर। सर आपने एक होमवर्क दिया था सेल्सियस और केल्विन वाला, जिसका सेम हाँ जी, हाँ जी। टेम्परेचर कौन सा होता है? हाँ जी, हाँ नहीं जी। पता चला। बहुत बेटा सोचने ऐसा की कोई टेम्परेचर एग्जिस्ट नहीं करता जिस पे डिग्री सेल्सियस और केल्विन आपस में सेम हो जाए, ठीक है? याद रखिएगा, ये क्वेश्चन जब बनता है तो बेटा ये होता है डिग्री सेल्सियस का फ़ारेनहाइट के लिए, और उसका आंसर होता है -40 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? -40 डिग्री सेल्सियस वो टेम्परेचर होता है जिसपे डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों की वैल्यू सेम होती है, लेकिन वो स्केल फ़ारेनहाइट होता है, याद रखिएगा। मतलब -40 डिग्री सेल्सियस का जो टेम्परेचर है और जो 40 डिग्री फ़ारेनहाइट का टेम्परेचर है, दोनों सेम होते हैं। लेकिन डिग्री सेल्सियस और केल्विन बात करें तो ऐसा कोई सर आवाज नहीं आ रही। सर आवाज नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ इट रही। इज नॉट क्लियर। चलो बेटा ठीक है, अगर आवाज नहीं आ रही तो फिर क्लास को भी यहीं एंड करते हैं, ठीक है? अगली वाली में हम सीधा एनसीईआरटी के क्वेश्चंस वगैरह करेंगे, ठीक है? तो हो सकता है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, और वैसे भी अब आपकी क्लास होगी, मतलब नेक्स्ट क्लास है 10th के बच्चों की। सर आवाज नहीं आ रही ढंग से। हेलो बेटा, मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। आप ओके। ऐसा है बेटा, सर के वहाँ पे शायद बारिश मौसम खराब है, इस वजह से दिक्कत हो गई होगी। बाकी तो आपकी सारी क्लास अच्छी हुई ना? यस सर। यस सर। ओके, इस सेशन को यहीं एंड कर देंगे। और कुछ बच्चों ने ना ग्रुप में अभी अपने नाम नहीं लिख के भेजे हैं, आप लोग सब अपने नाम लिख के भेज दीजिए। 2-3 बच्चे बचे हुए हैं, अदरवाइज उनको हमें ग्रुप से निकालना पड़ेगा। ओके बेटा? यस सर। ठीक है, हाँ, तो आप ग्रुप में सब बच्चे अपना नाम डाल देंगे, ठीक है बेटा? अब ओवर करते हैं क्लास को। ओके सर। जी सर, थैंक यू।